मंत्री बने रहना है या नहीं, और ये कि उन्हें पद से हटाना है, ये अधिकार एलजी का है और राष्ट्रपति का है, और एलजी को अदालत कोई सलाह नहीं दे सकती, उन्हें खुद इस मामले पर निर्णय लेना होगा। ये आज दिल्ली हाई कोर्ट से कहा गया, जो कि केजरीवाल के लिए एक बड़ी राहत है। इधर अरविंद केजरीवाल अब तिहाड़ जेल में हैं। आपको पता है कि 1 अप्रैल को उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, और आज अरविंद केजरीवाल ने जेल से एक और संदेश भेजा है, और इस संदेश को भी उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पढ़कर सुनाया है। अरविंद केजरीवाल का ये संदेश इस बार आम आदमी पार्टी के विधायकों के लिए है और जनता को राहत देने के बारे में है। क्या कहा है अरविंद केजरीवाल की पत्नी ने, और उन्होंने क्या किस तरह इस संदेश को पढ़कर सुनाया है, क्या है संदेश में, आइए सुन लेते हैं। मैं सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी। आपके केजरीवाल जी ने सभी विधायकों के लिए जेल से संदेश भेजा है। मैं जेल में हूं, इस वजह से मेरे किसी दिल्ली वासी को किसी तरह की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हर विधायक इलाके का रोज दौरा करे और लोगों से पूछे कि उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। जिसको जो समस्या हो उसे दूर करे। और मैं केवल सरकारी विभागों की समस्याओं का समाधान करने की बात नहीं कर रहा, हमें लोगों की बाकी समस्याओं का समाधान करने की भी कोशिश करनी है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग मेरा परिवार हैं। मेरे परिवार में कोई किसी वजह से भी दुखी नहीं होना चाहिए। भगवान सबका भला करे। जय हिंद। तो जेल में कैद केजरीवाल इस वक्त चर्चाओं में बने हुए हैं। वो जेल में कैद हैं, लेकिन उनकी सक्रियता बाहर पूरी तरह से नजर आ रही है। उनके कामों को जिंदा रखने का काम उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल और उसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और विधायक कर रहे हैं। और अपने विधायकों को केजरीवाल ने यही संदेश भी दिया है कि मैं जेल में हूं, लेकिन दिल्ली की जनता के लिए काम नहीं रुकना चाहिए। इधर केजरीवाल को आज एक बड़ी राहत मिल चुकी है, और अब दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका जिस पर कल सुनवाई हुई है, जिसमें केजरीवाल ने खुद अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, इस पर भी फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। जल्दी उस पर भी कोई फैसला आ सकता है। लेकिन आज ये जो केजरीवाल को बड़ी राहत मिली है, क्या है इस राहत के मायने, और क्या है केजरीवाल की आगे की रणनीति, जिस तरह से वो संदेश पे संदेश भेजे जा रहे हैं। और अब आम आदमी पार्टी के एक और राज्यसभा सांसद जो है संजय सिंह, जो जेल में बंद थे, लेकिन उन्हें 2 दिन पहले जमानत मिल गई और कल वो जेल से रिहा हो गए। तो इस समय दिल्ली की सियासत जो है उसमें काफी हलचल मची हुई है, और इन हलचलों के बीच क्या होगा अब बीजेपी का, और किस तरह अब आम आदमी पार्टी किस रणनीति के साथ आगे बढ़ेगी, इन तमाम मसलों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में। अमलेंदु जी, नमस्कार। सबसे पहला सवाल तो यही, हम सुनीता केजरीवाल के संदेश पर भी हम बात करेंगे, लेकिन आज ये जो दिल्ली हाई कोर्ट से केजरीवाल को एक तरह से मानना चाहिए कि बड़ी जीत मिली है, क्योंकि हमने देखा अमलेंदु जी की पिछले हफ्ते यानी 28 मार्च को, अभी बहुत दिन नहीं हुए, एक और याचिका इसी तरह से खारिज कर दी गई थी, जिसमें भी यही मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें आप पद से हटाइए। ये मांग अदालत में की गई थी। उस वक्त अरविंद केजरीवाल ईडी की कस्टडी में थे, अभी वो न्यायिक हिरासत में हैं, लेकिन दोनों पर फैसला एक जैसा ही आया और इस याचिका को भी खारिज कर दिया गया। पिछली याचिका सुरजीत सिंह यादव ने दायर की थी, ये वाली याचिका विष्णु शर्मा ने दायर की है, विष्णु गुप्ता ने, माफ कीजिए। तो अब इन 2 याचिकाओं के इस तरह खारिज होने के बाद, और हम ये इस बीच सुन चुके हैं कि वीके सक्सेना जो एलजी हैं, उन्होंने ये टीवी के मंच से तो ये कहा था कि हम उन्हें सीएम पद पर बने नहीं रहने देंगे और उन्हें इस तरह का काम करने का हक नहीं है। लेकिन अदालती कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई अभी तक उन्होंने इस मामले पर कुछ भी नहीं की है। तो क्या ये केवल शिगुफेबाजी है कि ये केवल उनको बयान दे देकर ये बताया जा रहा है, माहौल बनाया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम है, लेकिन वो जेल में है, तो सीएम पद पर बने रहकर वो कुछ गलत कर रहे हैं? क्या ऐसा कोई माहौल बनाया जा रहा है अमलेंदु जी? और क्या अब जिस तरह से हाई कोर्ट से राहत मिली है अरविंद केजरीवाल को, ये क्या बीजेपी के लिए एक झटका है? देखिए, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, और ये झटका इसलिए है भारतीय जनता पार्टी के लिए
कि इस तरीके जी, की याचिकाएं भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग जो है वही लगा रहे हैं, और एक माहौल जी, बनाने की ये कोशिश की जा रही है कि साहब अरविंद केजरीवाल बहुत अनैतिक कार्य कर रहे हैं, जेल के अंदर बंद हैं और ये अनैतिक है। इस पे भी आज हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि नैतिकता अनैतिकता जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल नैतिकता अनैतिकता है जी, उसको एलजी जाकर के देखेंगे। ये देखना अदालत का काम नहीं है, अदालत में कानूनी बातें होती हैं, कानूनी रूप से कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। और अदालत जी, ने यह भी टिप्पणी की कि ऐसा नहीं है कि हम अपने रोज रोज मत बदले, हम पहले भी इस तरीके की याचिका खारिज कर चुके हैं। ऐसा नहीं हो सकता है जी, कि आप पहले आए कुछ कहने के लिए, फिर दोबारा आए तो हम कुछ और कह दें एक ही मसले पे। हुँ, तो इसका मतलब कि अब इस तरह की कोई भी याचिकाएं अगर आती हैं, और भी हो सकता है याचिकाएं डाली जाएं, तो हाईकोर्ट उनको इसी तरीके से रद्द करेगा और इसी तरीके की सख्त सख्त टिप्पणियां की जाएंगी हाईकोर्ट की तरफ से, ये जी, समझा जा सकता है। एक तो समझता है इसमें समझने की आवश्यकता ये है कि हमारा जो संविधान है उसमें कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार है मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए तो उसको वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकता। ऐसा नहीं, मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री का मसला था और शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही था कि उनको जब उनके ऊपर वारंट जारी था और जी, उनका शपथ मंत्री बना दिया गया, तो अदालत को ये टिप्पणी करनी पड़ी चूंकि अब आप मंत्री बन गए हैं तो इसलिए हम आप पे कार्रवाई नहीं कर सकते। मुझे ध्यान नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का ही वो मसला जी, था, तो रिकॉल करूंगा मैं उसको, मुझको ध्यान आ जाएगा। तो इस तरीके जी, से सेंथिल बालाजी का जो मामला है सुप्रीम कोर्ट तक हो गया, सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हुआ कि सेंथिल बालाजी लंबे समय तक जेल में रहते हुए मंत्री रहे, बाद में उन्होंने अपनी स्वेच्छा से मंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो इस तरीके की जी, कोई बाध्यता नहीं, नैतिकता है तो नैतिकता जब केस ही जब नैतिक नहीं है, जब जो किस केस में जी, अरविंद केजरीवाल वो पूरा केस ही जब अनैतिक है एक तरीके से, तो उसमें फिर अरविंद केजरीवाल की अनैतिकता और नैतिकता क्या लाती है? अरविंद केजरीवाल इसमें अपनी जगह अनैतिक का है। अगर ईडी इस मामले में कोई मनी ट्रेल पकड़ ली होती, ईडी ने कोई पैसा 1 रुपया भी अरविंद केजरीवाल के यहाँ से बरामद किया होता, या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत ईडी के पास होते, कल भी जो हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है उसमें ईडी कोई सबूत पेश ही नहीं कर सकी। कहा जरूर जी, उन्होंने, जो वकील थे ईडी के कि साहब हमारे पास जो है उसका इनकम टैक्स का एक डाटा है, तो अदालत ने तुरंत कहा कि हम वो डाटा लेना चाहेंगे, आप हमको दीजिए वो डाटा, जी, अभी दीजिए जी, आप हुँ, इसके बाद रेंडर में। तो डाटा भी तो दिया नहीं है अभी तक, इस तरीके की सूचना तो आई नहीं कि कोई डाटा है जो है कुछ दिया गया जी, है। तो जब आपके पास कोई सबूत ही नहीं है तो उन सबूतों के बिना पे ये केस किस तरीके से बन सकता है? तो ये तो कुल मिलाकर के नैतिकता अनैतिकता के बीच की जो लड़ाई है, तो उसमें कौन कितना नैतिक है कौन कितना अनैतिक है। अब भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए लोग कितने नैतिक है और कितने अनैतिक है, ये भी सवाल उठ सकते हैं। भाई जिनके ऊपर जी, आप अभी तक आरोप लगाते थे कि ये जो है सब भ्रष्टाचारी हैं और इतने इनके ऊपर केस हैं, इतने भ्रष्टाचार के मामले, भारतीय जनता पार्टी में जाकर के वो सारे नैतिकता का ज्ञान दे रहे हैं। तो जी, भारतीय जनता पार्टी अगर किसी का नैतिक और अनैतिक बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी नैतिकता और अनैतिकता की परिभाषा नहीं बना सकती है। तो कुल मिलाकर के आज जी, अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट से ये एक और बड़ी चीज जो है वो समझा जाएगा कि ये याचिका खारिज हो गई कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री रहने का अधिकार नहीं है चूंकि वो जेल के अंदर है। अब ये एलजी के ऊपर निर्भर करता है, जैसे आपने कहा कि एलजी में बातें तो करते हैं और क्या माहौल बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर जी, सविता जी ये है कि इस सरकार में खासतौर पर पिछले 10 वर्षों में, हालांकि पहले भी ऐसा होता रहा है कि गवर्नर्स जो है वो राजनीति करते रहे, और किस तरीके से हम लोगों ने देखा है कि एन टी रामाराव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो वो एक वहाँ थी गवर्नर महोदया, वो बाकायदा अपनी पदयात्राएं निकाला करती थी। इस तरह की बहुत सी चीजें हुई हैं, हमने देखा है। उत्तर प्रदेश में भी रोमेश भंडारी जिस समय गवर्नर थे तो उनकी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ होती थी चला चली, बहुत सी चीजें हम लोगों ने इस तरीके की देखी हैं। तो जी, ये गवर्नेंस का, लेकिन इस सरकार में तो मतलब गवर्नर्स जो हैं वो खुल करके राजनीति कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा किस तरीके से मेघालय के गवर्नर थे, उनका किस तरीके से सार्वजनिक बयान था, तो कितनी उसकी जी, निंदा हुई, उसके बाद बैकफुट पर जाना पड़ा। तो इस तरीके की जो चीजें होनी है, और ये गवर्नर साहब तो खुद जो है कई मामलों में फंसे हुए हैं, एलजी जो है यहाँ के दिल्ली के। तो ये एक जिस तरीके से बातें की जा रही है साहब वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, अरे आप क्यों नहीं चलने देंगे सरकार? और अगर आपके पास कोई इसके अधिकार है कि आप सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं, कीजिए, आप देर क्यों कर रहे हैं? जी, हुँ, आपको करना चाहिए। तो ये बिल्कुल, भाषण देने की बजाय फिर आपको काम करना चाहिए। तो एलजी भाषण दे रहे हैं और काम नहीं कर रहे हैं। अगर संविधान के अंदर आपको ये कोई अधिकार है और संविधान अगर इस तरह की बात कहता है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती है, तो मुझे लगता है कि एलजी को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए थी। 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है और आज 4 अप्रैल होने जा रही है। तो इतने जी, 15 दिन के अंदर एलजी ने क्या किया? तो ये एलजी के ऊपर सवाल है। बिल्कुल। जी, अमनिंदु जी, बहुत बड़ा सवाल है कि 15 दिन के अंदर अगर आपको इतनी आपत्ति है, 2 याचिकाएँ दायर हो सकती हैं अदालत में कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाया जाए, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा सकता है ईडी की कस्टडी से निकाल कर उन्हें बिल्कुल दुर्दांत अपराधी की तरह जेल में रखा जा सकता है। लेकिन इतने दिनों हो गए, 15 दिन में
क्या सक्सेना जी को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो इस पर कोई कार्रवाई करें कि वो जेल से सरकार नहीं चलने देंगे, जबकि हम ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेल से लगातार वो निर्देश दिए जा रहे हैं। और आज हमने देखा कि सुनीता केजरीवाल ने ये जो उनकी चिट्ठी पढ़ी है, जो उनका संदेश पढ़ा है, उसमें ये चिट्ठी में बिल्कुल ये नहीं है कि वो आम आदमियों को, जो जनता को संबोधित नहीं कर रहे हैं, वो सीधे-सीधे अपने विधायकों को ये निर्देश दे रहे हैं कि मैं जेल में हूँ, लेकिन दिल्ली की जनता को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और आप जाइए और जनता के बीच काम करिए और उनकी समस्याओं का निवारण करिए और सभी तरह की समस्याओं का निवारण करिए। ये अरविंद केजरीवाल का आज का संदेश है। तो इस संदेश से ये जाहिर हो गया है कि दो बातें साफ-साफ दिख रही हैं अमलेंदु जी की। एक, सुनीता केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल गैर मौजूद रहते हैं तो उसमें उनका जिम्मा लेने के लिए, उनकी जिम्मेदारियां संभालने के लिए सुनीता केजरीवाल ही आगे आएंगी, ये बात अब एकदम साफ हो चुकी है। और दूसरी बात ये कि अरविंद केजरीवाल किसी भी तरह सीएम पद से इस्तीफा नहीं देंगे और न ही उनके पार्टी के लोगों का इस समय कोई ऐसा रुख दिख रहा है कि वो सीएम पद से इस्तीफा दें और कोई और उनकी जगह ले। कल संजय सिंह जेल से छूटे तो जेल से छूटने के बाद भी उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को ये संदेश दिया कि ये वक्त जश्न का नहीं है, ये वक्त अभी हमें संघर्ष करने का है। और उन्होंने एक नारा सा भी दिया कि जेल के ताले टूटेंगे और सब अरविंद केजरीवाल छूटेंगे, इस तरह की बात उन्होंने की, क्योंकि अभी इस समय अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, ये तीन बड़े नेता आम आदमी पार्टी के इस समय जेल में हैं। और संजय सिंह कल जो जमानत पे रिहा हुए हैं, वो गए, बाकायदा उन्होंने अरविंद केजरीवाल की पत्नी से मुलाकात की, मनीष सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात की और अब ऐसा दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अब चुनाव प्रचार में भी जुटने वाली है। अमरिंदर जी, इस बीच कल जो 3 घंटे तक दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई चली, उसमें कल सुनवाई पर हमने बातचीत की थी और हमने देख रहे थे कि जो एएसजी राजू हैं वो बिल्कुल ठोस दलीलें नहीं दे पा रहे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने जो मुद्दे उठाए, उन्होंने गिरफ्तारी के टाइमिंग पे बात की, उन्होंने मनी ट्रेल की बात की, उन्होंने पुख्ता सबूतों की बात की, लेकिन एक भी उसमें तर्क जो नहीं दे पाए। लेकिन अब और कुछ बातें निकल के सामने आई हैं, क्योंकि फैसला अभी सुरक्षित है, अभी हमें नहीं मालूम कि दिल्ली हाई कोर्ट का क्या फैसला होने वाला है, लेकिन कुछ और बातें सामने आई हैं, जिसमें एक ये दलील थी कि केजरीवाल ने ये कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये जो गिरफ्तारी है राजनीति से प्रेरित है। इस पर एएसजी राजू ने कहा था कि आतंकवादी का मामला ले लीजिए, जो एक राजनेता भी है, वो सेना के वाहन को उड़ा देता है और कहता है कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, इसलिए आप मुझे छू नहीं सकते। यह किस तरह का तर्क है? मतलब अमलेंदु जी, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को आप किसी और चीज से भी उनकी तुलना कर सकते थे, लेकिन वहां पर राजू को, एएसजी राजू को सीधे आतंकवादी ही यहाँ पर दिखाई दी। क्या ये भी इसके पीछे भाजपा की कोई गहरी साजिश, कोई बहुत बड़ी चाल दिखाई देती है कि अरविंद केजरीवाल को, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी का एक मकसद ये है कि उनकी छवि को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जाए, तो यहाँ एक आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल करना, और जिस पर सिंघवी ने, अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील हैं, उनका ये जवाब था कि ये क्या है। मेरा कहना यह है कि अगर कोई एक व्यक्ति, एक मुख्यमंत्री सेना के वाहन को उड़ा देता है तो उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए, लेकिन क्या यह वर्तमान मामले में उचित समानता है? यही बात कि ये क्यों उन्होंने ये कंपैरिजन करना था, तुलना करनी थी, तो आप किसी भी चीज से कर सकते थे। आप वकील हैं, आपके पास दसियों तर्क होने चाहिए अपने पक्ष को मजबूती से रखने के, लेकिन आपने अरविंद केजरीवाल की तुलना एक आतंकवादी से कर दी जो एक सेना के वाहन को उड़ा देता है। अमलिंदु जी, इसके पीछे की राजनीति क्या हो सकती है आपकी नजर में? देखिए, इसके पीछे की राजनीति कुल मिलाकर के ये है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी पहले आम आदमी पार्टी को इस तरीके से इस्तेमाल करती थी कि वो कांग्रेस के वोटों में सेंध लगाए और भारतीय जनता पार्टी का विरोधी वोट जो है वो बढ़ जाए, उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिले। अरविंद केजरीवाल ने समझदारी का काम यह किया कि अरविंद केजरीवाल ये समझ गए कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से उनकी पार्टी को खत्म करना चाहती है और मिट्टी में उनको मिला देना चाहती है। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छी तरीके से भांप गए। अरविंद केजरीवाल मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हो गए और अरविंद केजरीवाल के इंडिया गठबंधन में शामिल होते ही एक तरीके से कहा जाए देश का परिदृश्य बदल गया। सर्वमित्रा जी, खासतौर से 2 बड़े राज्यों का जहां से भारतीय जनता पार्टी को 100% सीटें आती है, दिल्ली और गुजरात। गुजरात से भारतीय जनता पार्टी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, दिल्ली की भी सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी को फायदा इस बात का मिलता था कि भारतीय जनता पार्टी विरोधी वोट जो था वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बढ़ जाता था। अब ये स्थिति बदल गई और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हुए और इंडिया गठबंधन के सारे लोग अरविंद केजरीवाल के साथ मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दिए,
उससे एक चीज समझ में आ गई कि ये सब मिला के जो है, ये जी, सब मिला करके जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा है, ये चीज समझ में अच्छी तरीके से आ गई। तो अब जी, अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से साथ में हैं इंडिया गठबंधन के, उससे जी, भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होना शुरू हुआ। तो अब ये जी, सीधा सीधा प्रहार अरविंद केजरीवाल के ऊपर शुरू हुआ कि अच्छा, आप अगर इंडिया गठबंधन के साथ जाते तो हम आपको अब और ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे। और अरविंद जी, केजरीवाल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही, उनके तमाम पार्टी के बड़े नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि दबाव डाला जा रहा है कि आप इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए तो आपके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सवाल यह है जी, शर्मिष्ठा जी कि इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए या नहीं छोड़ दीजिए, ये उनका मसला है, और इंडिया गठबंधन को छोड़ दीजिए तो कार्रवाई नहीं होगी। अगर ये कहा जा रहा था, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये दबाव है, तो क्या जी, अगर अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो अब केस बना है वो इसलिए बना है कि अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में शामिल हो गए? क्योंकि ये चीजें जिस तरीके से सब सामने आ रही है कि जो अप्रूवल बनता है वो अपने 11 बयान देता है, 11 बयान में से 9 बयान में अरविंद केजरीवाल का कहीं कोई नाम नहीं होता है। और जब वो जी, अरविंद केजरीवाल का बयान ले लेता है अपने 10वें बयान में, उसको तुरंत जमानत भी मिल जाती है उसके 7वें दिन के बाद ही। ये सारी बातें कल जी, अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में अपनी दलीलें रखी भी हैं। तो ये जी, जिस तरीके की सब चीजें आई, तो अब ये प्रयास ये किया जा रहा है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की छवि को अब नुकसान पहुंचाया जाए और ये संदेश देने की कोशिश की जाए कि अरविंद केजरीवाल के संबंध तो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ में, क्योंकि राष्ट्रवाद की ठेकेदार तो भारतीय जनता पार्टी है। हालांकि मैं समझता हूं कि इस पर बहस होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद क्या है और देशभक्ति क्या है, क्योंकि कोई भी राष्ट्रवादी देशभक्त नहीं हो सकता। भारतीय जनता जी, पार्टी का राष्ट्र है तो वो देशभक्त नहीं हो सकती है। तो सवाल ये, और अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हम कट्टर देशभक्त हैं। अब उनके जितने भी संदेश आ रहे हैं उसमें कह रहे हैं कि वो देशभक्त है, यानी अरविंद केजरीवाल भी स्वयं को देशभक्त कह रहे हैं, राष्ट्रवादी नहीं कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो एक छोटी सी लाइन है जहां से आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को भी अलग करके देखा जा सकता है कि कौन जी, राष्ट्रवादी है और कौन देशभक्त है। तो देशभक्ति की जो परिभाषा उसमें अरविंद केजरीवाल फिट बैठ रहे हैं, वो ये बात यही कह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार अरविंद केजरीवाल के ऊपर अब जो प्रहार कर रही है वो इसलिए प्रहार कर रही है क्योंकि उसे दिख गया कि अरविंद केजरीवाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में नहीं है किसी भी तरीके से, और इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं। तो ये सारी चीजें सामने आने के बाद जो है अब ये चीजें समझ में आ गई भारतीय जनता पार्टी को कि दिक्कत जो है वो बहुत ज्यादा होने वाली है। तो इसलिए अरविंद केजरीवाल के ऊपर इस तरीके प्रहार किया जा रहा है, छवि को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। कल अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में भी इस बात को कहा कि आप जो है सिर्फ हमारे मुवक्किल को यानी अरविंद केजरीवाल को आप बदनाम करना चाहते हैं, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, इसलिए आपने जो है ये गिरफ्तारी की है। सब बिल्कुल आतंकवाद से की तुलना करना, आतंकवादी से तुलना करना और उसके बाद उसका एक कृत्य भी बताना कि कोई सेना के वाहन को उड़ा दे, ये साफ-साफ तौर पर राष्ट्रवाद के मुद्दे को भुनाने की भाजपा की एक कोशिश है। लेकिन आम आदमी पार्टी के मामले में कम से कम यही नज़र आ रहा है कि जिसके लिए गड्ढा खोदा था उसमें बीजेपी अब खुद गिरती हुई दिखाई दे रही है। और कल जब संजय सिंह जेल से बाहर निकले और तो तिहाड़ जेल के बाहर जो नज़ारा था, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिस तरह से वहाँ मौजूद थे और उसके बाद संजय सिंह ने जो जोशीला भाषण दिया और उन्होंने साफ-साफ ये कहा कि अभी हमारा संघर्ष जारी रहेगा, अभी हम रुकेंगे नहीं, और उसके बाद उनके तमाम ट्वीट्स आए जा रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं। बजरंगबली जी का दर्शन करने जा रहा हूँ। रुके न जो, झुके न जो, जी रहे हैं इसलिए कि प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके, प्यार जग में जी सके। आदमी का खून कोई आदमी न पी सके, आदमी न पी सके, आदमी न पी सके। मालिको मालिको मजूर के, नौकरों हुजूर के, फर्क को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, रुके न जो, रुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब है, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, मानते नहीं है फर्क हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का, हिंदू मुसलमान का। जानते हैं रिश्ता इंसान से इंसान का, इंसान से इंसान, इंसान से इंसान का। जाति के
जाति के, धर्म के, भाषा और वेश के द्वंद को मिटाएंगे, समानता को लाएंगे। रुके न जो, झुके न जो, दबे न जो, मिटे न जो, हम वो इनकलाब हैं, जुल्म का जवाब है, हर शहीद हर गरीब का हमें तो ख्वाब है। रुके न जो, झुके न जो, रुके न जो, झुके न जो, भारत। तो आपने देखा, ये संजय सिंह थे जो कल जेल से बाहर आए और उन्होंने एक इंकलाबी गीत गाया। ये इस तरह के गीत वही लोग गाते हैं जो जनता से जुड़े होते हैं, जो जमीन पर काम करते हैं। और कल संजय सिंह ने ये बता दिया कि 6 महीने तक भले वो जेल में थे, लेकिन अब जब वो जेल से बाहर आ गए हैं तो वो वापस उसी जोश से काम करने के लिए तैयार हैं। और यही जोश आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी कल उन्होंने भरने की कोशिश की। आपको बता दूं कि आज संजय सिंह 2-3 जगहों पर गए। एक तो वो उन्होंने हनुमान मंदिर पर जाकर पूजा की अपने परिवार के साथ, और दूसरा वो महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए। और वहां राजघाट से बाहर निकलकर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वो देश में बराबरी और समानता का माहौल लाने के लिए काम करते रहेंगे। क्या कहा है संजय सिंह ने, इसको भी सुन लेते हैं। बजरंगबली जी का दर्शन करने जा रहा हूं और वहां से फिर बापू राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की समाधि पर जाऊंगा, राजघाट। कल कार्यकर्ताओं ने जिस तरह, और उसके बाद सत्येंद्र जी के घर जाऊंगा और दिन में ही किसी समय फिर से आज अरविंद जी के भी घर जाएंगे। कल कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का स्वागत किया, क्या कुछ कहेंगे? ये हमारे कार्यकर्ताओं का उत्साह है जो ये बताता है कि इस अत्याचार और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए, इस तानाशाही के खिलाफ लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता तैयार है और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के मजबूती से खड़ा है। संजय सिंह ने बता दिया कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मुखिया अरविंद केजरीवाल के साथ सीना तान के खड़ा है। और आज अरविंद केजरीवाल का भी संदेश आ गया उनके विधायकों के नाम। और इस बीच हम आपको बता रहे हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को एक बड़ी राहत मिली है। विष्णु गुप्ता की एक याचिका थी जिसमें उन्होंने कहा था कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए। इस पर अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस याचिका को वापस कर दिया और कहा कि हम इस मामले पर सुनवाई नहीं करेंगे क्योंकि ये फैसला लेने का हक एलजी का है और हम एलजी को कोई सलाह नहीं दे सकते। उन्हें मर्जी है तो वो कोर्ट में जाएं। तो ये आज दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से बिल्कुल उन लोगों को दो टूक जवाब मिल गया है जो बार बार सीएम को उनके पद से हटाने की मांग करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जो चाहते हैं कि वो अब जेल में चले गए हैं तो वो किसी भी तरह सीएम पद से हट जाएं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का ऐसा कोई रुख नहीं है। और इधर बीजेपी जिस तरह से इस मामले पर घिरती जा रही है ये भी हम देख रहे हैं अमलेंदु जी। और कल जब ईडी इस मामले पर सुनवाई अपना बचाव पक्ष रख रही थी तो वो उससे जो तर्क दिए जा रहे थे वो बहुत ही लचर तर्क दिखे, जिसमें अभी हमने आतंकवादी वाले मसले पर हमने चर्चा की। कल एक और ये बात हुई जिसमें ये देखा गया कि बांसुरी स्वराज जो बीजेपी की कैंडिडेट हैं इस समय, सुषमा स्वराज की बेटी हैं। और परिवारवाद का तो मामला खैर यहाँ है ही है, खैर उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन बांसुरी स्वराज ईडी की भी वकील रही हैं। और एक ये दिलचस्प चीज देखने मिली कि ईडी ने अपनी जो लिस्ट दी है उसमें बांसुरी स्वराज का नाम अब हटा दिया है। उसका कहना है कि नहीं, उनका नाम इसमें नहीं रखा जाए। क्या ये बीजेपी की कोई बचाव की कोशिश है या कि बांसुरी स्वराज इस चीज को महसूस कर चुकी हैं कि दिल्ली जहां पर इस समय आम आदमी पार्टी विधानसभा ही नहीं लोकसभा में भी अब मजबूत होती जा रही है और ऐसे में उनका नाम अगर ईडी की कार्रवाई में, ईडी के लिस्ट में, वकीलों की लिस्ट में आता है तो इससे उनको उस पर असर पड़ेगा, उनके चुनाव प्रचार पर या उनकी जीत पर कोई असर पड़ सकता है। इसलिए क्या बांसुरी स्वराज अपना नाम हटाना चाहती हैं? इस मामले पर आम आदमी पार्टी के एक और नेता सोमनाथ भारती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने क्या कहा, इसको सुनते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने बिल्कुल वो सबूत लेकर के आया हूं जिसके बाद कहीं कोई शक या डाउट नहीं रह जाएगा कि भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। जब कल सुप्रीम कोर्ट से आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता
माननीय संजय सिंह जी को बेल मिला, उस ऑर्डर में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा देश सत्य में आ गया कि जो आम आदमी पार्टी कह रही थी वो सच साबित हो गया। 2 अप्रैल 2024 का ऑर्डर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो रिस्पोंडेंट यानी ईडी उसके अपीयरेंस में नीचे लिखा है मिस बांसुरी स्वराज। बांसुरी स्वराज भारतीय जनता पार्टी की स्पोक्सपर्सन भी है और लोकसभा प्रत्याशी भी है। ऐसा व्यक्ति अगर ईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है कोर्ट में आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ, तो इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि बीजेपी ने ईडी को राजनीतिक फायदे के लिए दुरुपयोग किया और ईडी एक राजनीतिक विंग की तरह, राजनीतिक इकाई की तरह भाजपा के लिए काम कर रही है। और जब यह बात संज्ञान में लाया गया, जब यह बात ट्वीट के माध्यम से दुनिया को बताया गया, तो ईडी कोर्ट गई है। देखिए बेशर्मी की हद, ईडी कोर्ट गई बताने के लिए कि नहीं नहीं उसका नाम डिलीट किया जाए, अपीयरेंस लिस्ट से उसका नाम डिलीट किया जाए। और आज ये बात बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, बियॉन्ड डाउट विथ फर्म कन्विक्शन, ये सिद्ध हो गया। अमलेंदु जी, अभी आपने सुना सोमनाथ भारती का बहुत ही तीखा हमला ईडी पर। अभी तक तो इवन अरविंद केजरीवाल और बाकी सब नेता भी यही कहते रहे हैं कि ईडी बीजेपी के इशारे पर काम करती रही है, लेकिन आज सोमनाथ भारती ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईडी को बीजेपी और बीजेपी को ईडी और ये भी कह दिया कि ईडी बीजेपी की राजनीतिक विंग के तौर पर काम कर रही है। उन्होंने जिस मामले का जिक्र किया बांसुरी स्वराज का, कि वो बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं, लोकसभा प्रत्याशी भी हैं, और उनका नाम ईडी ने अब हटा दिया अपने वकीलों की सूची से। और अमलेंदु जी, एक दिलचस्प बात यह है कि संजय सिंह के मामले में ईडी के वकीलों की लिस्ट में 2 अप्रैल ही नहीं, 5 फरवरी, 12 मार्च और 11 सितंबर को भी जो आदेश आए थे उस कोर्ट के, उसमें भी ईडी के वकीलों की लिस्ट में बांसुरी स्वराज का नाम शामिल था। लेकिन अब एजेंसी कह रही है कि बांसुरी का नाम उनके वकीलों की लिस्ट में गलती से जुड़ गया बांसुरी स्वराज का नाम, और अब ईडी बांसुरी स्वराज का नाम हटवाने में जुट गई है। अमलेंदु जी, ये किस तरह का खेल देश में चल रहा है कि ईडी को ये नहीं मालूम कि उसके वकील कौन है। दूर, मतलब ये बात तो दूर की है कि वो शराब घोटाले के आरोपियों के खिलाफ क्या सबूत जुटाती है, क्या नहीं जुटाती है, किस तरह से जुटाती है, अभी उसे यही नहीं मालूम है कि उसके वकील कौन है और कौन नहीं है। ये क्या मजाक चल रहा है देश में? इतने बड़े घोटाले की अगर आप बात कर रहे हैं तो उसकी जांच के नाम पर ये किस तरह का मजाक है अमलेंदु जी? देखिए शर्मिष्ठा जी, ये शुद्ध रूप से मजाक ही चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी ऐसे मजाक करती रहती है। बांसुरी स्वराज का नाम जिन जिन केसेस में आया है शर्मिष्ठा जी, उसमें बहुत से खतरनाक केसेस हैं जिसके बारे में आता है। और मुझे याद पड़ता है शायद पिछले महीने की शुरुआत में आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो सारे केसेस गिनाए थे जिनमें ये बांसुरी स्वराज जो है उन केसेस में पैरवी कर चुकी है। तो वो अभी बात करते हैं उसमें, लेकिन सवाल ये है कि ईडी ने अगर ये जाकर के कह रही है कि साहब इनका नाम गलती से शामिल हो गया, तो आप गलती से किसी को वकील बना देंगे इतने बड़े केस में। इसका मतलब आप समझ सकती हैं शर्मिष्ठा जी कि किस तरीके से पिछले 18 महीने से इस केस की जांच चल रही होगी। जब आप अपना वकील जो है वो आप बात कह देते हैं साहब इनका नाम गलती से शामिल हो गया है, आपकी सारी जो है एक तरीके से कहा जाए जांच के ऊपर संदेह खड़े हो जाते हैं कि आप जांच कर भी रहे हैं या ऊपर से आपको कुछ लिख कर क्या आता है आप उसको जाकर के यहाँ प्रोड्यूस कर देते हैं। क्योंकि अगर ईडी जाकर ये कहते साहब हमारे 10 वकीलों में से एक वकील जो गलती से इसमें आ गया, कैसे गलती से आ जाएगा जी? कोई भी वकील का नाम तब आता है जब उसके वकालतनामे पे मुवक्किल के हस्ताक्षर हो, तब वो वकालतनामा उसका दाखिल होता है, तब उसका नाम आता है। इसका मतलब कि बांसुरी स्वराज के वकालतनामे पे ईडी के दस्तखत हुए होंगे। और
ईडी जैसी संस्था, कोई भी संस्था हो, ईडी क्या कोई भी छोटा भी अगर, मतलब ये तो सरकारी एजेंसी है, अगर कोई छोटी कंपनी भी होती है तो उसके अंदर भी अगर कोई वकील तय होता है तो बाकायदा उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से प्रस्ताव पारित होता है कि हमारे जाकर के पैरवी करेंगे, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उस पर सिग्नेचर होते हैं वकालतनामे पे। तो यहाँ भी जब ईडी ने इसको किया हो तो जाहिर सी बात है कि ईडी के जो बड़े अधिकारी रहे होंगे, जो कानून को देखते होंगे इन सारी केसेस को, उनके उस पर हस्ताक्षर हुए होंगे। अब यहीं से सर मित्ता जी समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो ईडी के डायरेक्टर थे पहले संजय कुमार मिश्रा, उनको क्यों लगातार एक्सटेंशन देती रही और क्यों उनको बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दो बार पहुंची। अब आप समझ सकती हैं कि सारी प्रक्रिया किस तरीके से और किस तरीके से क्या क्या गड़बड़ियां जो वो होती रही ईडी के नाम पर। अब जो आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शायद 4 या 3 मार्च की है समिता जी, तो उन्होंने कहा था कि नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी का टिकट काटकर बीजेपी ने ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जो बार बार कोर्ट में देश हित के खिलाफ खड़ी रही हैं, देश के विरोधियों का बचाव करती रही है। मैं बांसुरी स्वराज की बात कर रही हूं। एक वकील जनता के हित की लड़ाई के लिए होता है, लेकिन वो किसके हक की लड़ाई लड़ती आई हैं। और फिर उन्होंने सारी सूची गिराई। बांसुरी स्वराज ने जो कानून केस लड़े हैं उनमें ललित मोदी का मामला भी था। बांसुरी आतिशी ने आरोप लगाया कि व्यक्ति देश लाखों करोड़ों रुपए गबन करने के मामले में फरार है, और बांसुरी स्वराज इस मामले में उनका बचाव कर रही थी। इस मामले में ललित मोदी ने ट्वीट कर धन्यवाद भी दिया था। तो अब सर मित्रा जी, आप समझ सकती हैं कि किस तरीके की चीजें चल रही हैं। जी जी बिल्कुल अमलेंदु जी, एक पूरा खेल ही चल रहा है। खेल क्या, इसको तमाशा बोलना चाहिए, जहां पर जांच एजेंसियों को पपेट की तरह बनाकर बिल्कुल लोकतंत्र का तमाशा बना दिया गया है। क्योंकि यहाँ ये पता ही नहीं चल रहा है कि आरोपी कौन है और उसका केस लड़ने वाले कौन है और केस का आधार क्या है और वो वकील कहाँ से कौन आ जाता है, कुछ पता नहीं चल रहा है। और ये उस ईडी का हाल है जो देश की, जिस पर एक बड़ी जिम्मेदारी है, जो संवैधानिक संस्था है, जिस पर ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि वो अवैध धन के लेन देन पर जांच रखे और उसकी निगरानी करे, ताकि देश में काला धन न जाए। इस काले धन और भ्रष्टाचार को हटाने के नाम पर ही मोदी ने 2014 में सत्ता हासिल की थी, और उसके बाद वो लगातार भ्रष्टाचार हटाने की बात करते रहे। और इसके बाद अब बीजेपी की वॉशिंग मशीन के बहुत सारे पहलू, उसके बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो सामने आ गए हैं। ऑटोमेटिक ही नहीं, फुल्ली ऑटोमेटिक ये बीजेपी की वॉशिंग मशीन किस तरह से काम कर रही है, जहां यही नहीं पता चल रहा है कि ईडी में वकील कौन है, और ईडी को अब ये बांसुरी स्वराज का नाम हटाना पड़ रहा है। ये बिल्कुल इसके पीछे एक राजनीतिक साजिश दिखाई दे रही है अमलेंदु जी, क्योंकि मीनाक्षी लेखी का टिकट काट कर बांसुरी स्वराज को दिया गया टिकट। सुषमा स्वराज की वो बेटी हैं। सुषमा स्वराज भाजपा की दिग्गज नेता रही, विदेश मंत्री रही। अब उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनकी बेटी अब राजनीति में आई हैं। भाजपा की निगाह में, मोदी की निगाह में ये परिवारवाद नहीं है, ये मोदी के परिवार का एक नमूना है, जहां पर एक नेता के बच्चे को टिकट दे दी जाती है बिना किसी उसके जनाधार का पता किए। लेकिन यहाँ पर ये दिख रहा है कि अब बांसुरी स्वराज को इस मामले से तकलीफ हो सकती है, खासतौर पर दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में हमेशा आपका परचम 3 बार से लहराता रहा है। लेकिन इस बार जबकि लोकसभा चुनाव होने हैं, तो ये दिख रहा है कि अरविंद केजरीवाल को जेल में डालकर बीजेपी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। और कल जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी और वहां ये कहा कि ये टाइमिंग की बात है और गलत नियत से मुझे इस तरह से गिरफ्तार किया गया है ताकि मैं लोकसभा चुनाव में न जा पाऊं, इन तमाम बातों का बहुत गहरा असर जनता तक हो सकता है। इसका अंदाजा बीजेपी को लग गया है और अब बीजेपी डिफेंसिव मोड में आकर खेल खेल रही है, ये इस समय नजर आ रहा है। इधर हम बात कर रहे थे अमलेंदु जी संजय सिंह की भी, कल जो रिहा हुए और उन्होंने आज वो गए राजघाट, और राजघाट से बाहर निकलकर संजय सिंह ने क्या कहा, इसको एक बार सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। बापू को हमेशा इसलिए याद किया कि उन्होंने अंग्रेजों के शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। क्यों लड़ी? क्योंकि इस वक्त बोलने की आजादी नहीं थी, स्वतंत्रता के साथ जीने की आजादी नहीं थी, और इसलिए बापू ने इस देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर दिया। आज आजादी के 77 साल के बाद ऐसी परिस्थिति इस देश में पैदा हो गई है। हम लोगों ने गांधी जी की समाधि पर यह प्रार्थना किया कि हे प्रभु, हे राष्ट्रपिता जी, आप जहां कहीं भी हैं, इस सरकार को भी सन्मति दें
इस सरकार को भी सद्बुद्धि दें कि वो इस देश के लोगों की आजादी के साथ, स्वतंत्रता के साथ, लोकतंत्र के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। तो यहाँ अमलेंदु जी, हमने सुना संजय सिंह को जो ये कह रहे हैं कि सद्बुद्धि दें, सन्मति दें। आपको क्या लगता है कि क्योंकि हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में अभी जब हमने सुनीता केजरीवाल का भी जो संदेश सुना, उसमें एक और भगत सिंह थे, अम्बेडकर थे और बीच में अरविंद केजरीवाल की सीखों के पीछे वाली तस्वीर जो थी, ये एक लग गई है दीवार पर। लेकिन गांधी जो हैं अब तक आम आदमी पार्टी के कार्यालयों में और उसमें दीवार पर कहीं दिखाई नहीं देते थे, लेकिन आज संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद जेल से छूटने के बाद, बजरंगबली के मंदिर में मत्था टेकने के बाद वो पहुंचे राजघाट और वहां वो बापू को नमन कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को, आदर्शों को याद कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि अब सबको सन्मति दे। अमलेंदु जी, आपकी इस पर टिप्पणी। देखिए शर्मिष्ठा जी, असल में गांधी को लेकर के इस देश में बहुत बहस होती रहती है और गांधी को लेकर के तमाम लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के बैनर से और उनके दफ्तरों से गांधी गायब हुए थे, अब गांधी की महत्ता जो है वो फिर से समझ में आने लगी है आम आदमी पार्टी को भी। ये एक अच्छा संकेत हो। भारतीय जनता पार्टी की परेशानी भी यही है शर्मिष्ठा जी, क्योंकि उसे गांधी से प्यार करने वाले और गांधी के सिद्धांतों को मानने वाले हर व्यक्ति से दिक्कत होती है। तो प्रधानमंत्री बातें भले ही कुछ भी करते हों, लेकिन प्रधानमंत्री के मन में कौन रहता है और भारतीय जनता पार्टी किसके आदर्शों पर चलती है, सारा देश जानता है, सारी दुनिया जानती है। आप जब विदेश में जाते हैं तब आपको गांधी याद आते हैं और जब आप देश के अंदर आते हैं तो आपको जो है सावरकर और गोलवलकर याद आते हैं। आप विदेश में जाकर के सावरकर और गोलवलकर के नाम पे आप बात नहीं करते हैं, क्योंकि आपके पास है ही नहीं कुछ कहने के लिए सावरकर और गोलवलकर के नाम पे। तो गांधी आपकी चूंकि बाहर जाकर के मजबूरी हो जाते हैं, तो इसलिए आपको गांधी याद आते हैं। तो आज संजय सिंह जिस तरीके से गांधी की समाधि पे पहुंचे हैं और जिस तरीके से गांधी को उन्होंने नमन किया है, गांधी की बात की, वो कहा है कि सबको सन्मति दे भगवान, ये निश्चित तौर पर शर्मिष्ठा जी मतलब देश में इस बात का संकेत है कि गांधी की महत्ता और बढ़ती जा रही है। और मैं तो समझता हूँ शर्मिष्ठा जी कि तमाम लोगों को जो गांधी से प्यार करते हैं, गांधी के सिद्धांतों को प्यार करते हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी का ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से गांधी की महत्ता देश के अंदर और बढ़ती जा रही है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और उसके पिछलग्गू जितना गांधी को और कोसेंगे और गांधी के ऊपर जितना हमला करेंगे, गांधी की महत्ता उतनी ही बढ़ती जाएगी। आज अगर संजय सिंह गांधी की समाधि पर जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का इसमें बड़ा योगदान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरीके से जुल्म नहीं करती तो संजय सिंह भी गांधी की समाधि पर नहीं पहुंचते। तो संजय सिंह अगर गांधी की समाधि पर पहुंच रहे हैं तो इसमें भारतीय जनता पार्टी को शुक्रिया जो है देना बनता है तमाम लोगों का, कि भारतीय जनता पार्टी का शुक्रिया अदा किया जाए कि वो और लोगों के ऊपर जुल्म करे और लोग भी गांधी की शरण में पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा जो है वो अच्छे तरीके से बेनकाब हो कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जुल्म करती है। शर्मिष्ठा जी, बिल्कुल अमलेंदु जी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने हमेशा ये बड़ी चुनौती रही है कि गांधी या गोडसे। हमने देखा कि अभी कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील जज जिन्होंने हाल ही में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की और उनसे भी जब ये सवाल किया गया गांधी या गोडसे, तो उनको सोचने के लिए वक्त चाहिए था। तो ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि जो भाजपा के साथ जाएगा वो गोडसे का हिमायती रहेगा और गांधी वाले दूसरे पक्ष में खड़े रहेंगे और इस देश को गांधी के नक्शे कदमों पर ही चलकर मुक्ति मिल सकती है, या हम कहें कि विकास मिल सकता है, या सही मायनों में आम आदमी का भला हो सकता है। ये चीज बिल्कुल आज एक बार फिर साफ हो गई जब संजय सिंह ने भी गांधी की समाधि पर जाकर ही उसके बाद ये सारी बातें कही अमलेंदु जी। और राहुल गांधी हमेशा ये कहते रहे हैं कि उनकी विचारधारा बिल्कुल साफ है कि जो उनके साथ है यानी वो गांधी के साथ है और जो दूसरी ओर है यानी वो संघ और गोडसे की जो विचारधारा है वो एक ओर है। लेकिन अमलेंदु जी, इस समय आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही ओर हैं, तो इसका मतलब अब आम आदमी पार्टी में भी एक बड़ा बदलाव हमको आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। सुनीता केजरीवाल का जो संदेश था उसमें पीछे बेशक अभी अरविंद केजरीवाल हैं सीखों के पीछे, क्योंकि एक वो तस्वीर, उस तस्वीर के भी क्या मायने हो सकते हैं अमलेंदु जी? क्या ये जो जिस तरह से तस्वीर में बदलाव किया गया, मतलब चाहते तो वो आम आदमी पार्टी के नेता जो है वो अरविंद केजरीवाल की सीधी सीधी तस्वीर भी लगा सकते थे, लेकिन हमने देखा कि इंडिया की जो रामलीला मैदान में रैली हुई, बड़ी जो रैली हुई, उसमें भी अरविंद केजरीवाल की वही तस्वीरें थी जिसमें वो जेल की सलाखों के पीछे दिख रहे हैं। और आज सुनीता केजरीवाल ने वैसा ही एक जो उस तस्वीर के सामने बैठकर ये संदेश पढ़ा। क्या ये अरविंद केजरीवाल की और कोई रणनीति है, क्योंकि वो जनता की नब्ज पकड़ने में माहिर हैं? क्या कहेंगे आप अमलेंदु जी?
निश्चित तौर पे जनता की नब्ज पकड़ने में केजरीवाल माहिर है, इसमें कोई शक नहीं शर्मिष्ठा जी। और दूसरी बात ये कि देखिए हमारा जो देश का इतिहास है और जो हम लोग जी। अपनी जनता की नब्ज को जानते हैं वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर आप किसी के ऊपर जुल्म करते हैं तो जनता फिर उसके पक्ष में खड़ी हो जाती है जिसके ऊपर आप जुल्म करते हैं। ये साफ समझ में आ रहा है कि इस समय केजरीवाल के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। तो केजरीवाल के ऊपर जुल्म किया जा रहा है तो आम आदमी पार्टी इसको और बढ़ाना चाहती है कि हमारे ऊपर जुल्म किया जा रहा है और केजरीवाल को किस तरीके से जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। मुझे लगता है शर्मिष्ठा जी, भारतीय जनता पार्टी की पूरी रणनीति ये है कि जब तक कि दिल्ली का गुजरात का चुनाव पूरा नहीं हो रहा था तब तक किसी भी तरीके जी। से केजरीवाल को बाहर नहीं निकलने दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, उसके जरिए एजेंसीज के जरिए काम कराया जा रहा है। लेकिन ये रणनीति भारतीय जनता पार्टी की भारतीय जनता पार्टी को उल्टी पड़ने जा रही है, ये मेरा अपना आकलन है। और वो इस आधार पर मैं कह रहा हूँ कि जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल को लेकर के और एक तरीके से कहा जाए सहानुभूति बढ़ती जा रही है, जहां अरविंद केजरीवाल का आधार है। और अरविंद केजरीवाल के साथ जो लोग खड़े हैं उनको भी अरविंद केजरीवाल का एक तरीके से कहा जाए समर्थन मिलता जा रहा है, यानी कि इंडिया गठबंधन। जहां अरविंद केजरीवाल नहीं है, मतलब उनकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है लेकिन उनकी पार्टी की प्रेजेंस है, उनका मतदाता है, तो वहां इंडिया गठबंधन को उसका लाभ निश्चित तौर पर मिलने जा रहा है। और पूरा इंडिया गठबंधन जिस तरीके से शर्मिष्ठा जी रामलीला मैदान में केजरीवाल के साथ खड़ा हुआ और वहां से जिस तरीके से चैलेंज दिए गए, खासतौर से राहुल गांधी ने जिस तरीके से जिन शब्दों का वहां से प्रयोग किया, वो एक साफ संदेश गया कि ऐसे मसलों पे इंडिया गठबंधन पूरी ताकत के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है, वो चाहे किसी के ऊपर भी कुछ कार्रवाई हो। और वहां से बार बार अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन दोनों की बातें जो थी वहां से रामलीला मैदान से की गई। आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से केजरीवाल के पोस्टर ये जारी किए हैं और जिस तरीके से अभी सुनीता केजरीवाल के पीछे ये उस पोस्टर पर अरविंद केजरीवाल आ गए, वो भी सीटों के पीछे जिस तरीके से लगे हुए, तो ये संदेश देने का प्रयास है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है, गलत तरीके से परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल भी जब पेशी पे गए थे तो उन्होंने एक ही वाक्य में जो था मुझे लगता है बहुत बड़ी बात कह दी, और गागर में सागर जिसे कहा था वो कह दिया, उनका ये प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। यानी कि सीधा सीधा हमला अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर किया। देखिए शर्मिष्ठा जी, ये लड़ाई जो है मुझे लगता है कि व्यक्तियों की लड़ाई होती जा रही है धीरे धीरे चुनाव में, और प्रधानमंत्री खुद इसको व्यक्तियों की लड़ाई में तब्दील कर रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के सामने सत्य है कि व्यक्तियों के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के पास अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, जबकि इंडिया गठबंधन के पास हर राज्य में एक व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार के तौर पे मौजूद है। तो यानी ये भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी बनती जा रही है, जो भारतीय जनता पार्टी कभी अपनी ताकत समझा करती थी। और आम आदमी पार्टी ने भी इस बात को समझ लिया है कि उसकी ताकत केजरीवाल है। इंडिया गठबंधन ने भी समझ लिया है कि जहां केजरीवाल की मौजूदगी है वहां ताकत केजरीवाल है, जहां हेमंत सोरेन की ताकत है वहां हेमंत सोरेन है, जहां अखिलेश यादव है वहां अखिलेश यादव की ताकत है। मतलब जहां जो है उसकी अपनी ताकत है, और उसकी ताकत का पूरे तरीके से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी को सरकार से हटाने के लिए किया जाए। मुझे लगता है शर्मिष्ठा जी की चाहे वो आम आदमी पार्टी हो चाहे इंडिया गठबंधन के दूसरे दल हो, वो एक बहुत सधी हुई रणनीति के तहत अब काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य इस रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं, और जो अपनी रणनीति बना रहे हैं उसमें खुद उलझते चले जा रहे हैं। बिल्कुल अमलेंदु जी, मोदी खुद कहते थे कि एक अकेला सब पर भारी, और अब ऐसा लग रहा है कि मोदी अकेले ही बीजेपी पर बहुत भारी पड़ते जा रहे हैं। अगर बीजेपी 10 साल मतलब मोदी के नेतृत्व में कुछ काम हुआ होता, उन कामों को वो गिना पाती, तो हो सकता था उसके आधार पर वो अपने लिए वोट मांग सकते थे। लेकिन इस बार फिर जब तीसरी बार मौका आ रहा है उन्हें चुनाव में उतरने का, तो ऐसा लग रहा है कि उन्हें विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा है। कल जिस तरह से दिल्ली हाई कोर्ट में एएसजी राजू ने ईडी का पक्ष रखते हुए अरविंद केजरीवाल को आतंकवादी बताया, और ये जिस तरह से उन पर अत्याचार, मतलब ये जो अत्याचार कहना चाहिए, क्योंकि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को ही आपने जेल में नहीं डाला, बल्कि आपने लोकसभा चुनाव के वक्त एक पार्टी के मुखिया को जेल में डालकर और उसके और बड़े नेताओं को जेल में ये कोशिश की कि वो पार्टी किसी तरह चुनाव में कमजोर हो जाए, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत के साथ नहीं उतरे। कांग्रेस में हमने देखा कि आईटी की मार कर करके उसको इस तरह से कोशिश की गई कांग्रेस को कमजोर करने की। हालांकि पिछले हफ्ते कांग्रेस के पक्ष में एक बड़ा फैसला आया जब आईटी ने यह कहा कि हम चुनाव होने तक कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। आगे क्या होगा, कांग्रेस के खाते जो सीज हैं, फ्रीज हैं, वो खुलेंगे और उसको कांग्रेस को उसके करोड़ों रुपए वापस मिलेंगे या नहीं, ये बात की बात है। लेकिन फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये कांग्रेस की एक बड़ी जीत हुई। और इन 2 हफ्तों में मतलब 1 हफ्ते में 2 बार केजरीवाल को भी 2 बड़ी जीतें इस तौर पे मिली हैं कि 28 मार्च को उनके सीएम पद से हटाने की जो बात हो रही थी वो एक याचिका खारिज हुई। आज फिर एक और याचिका जो थी वो भी खारिज हुई। आपको याद दिला दूं कि हिंदू सेना ये संगठन है और इसके अध्यक्ष हैं विष्णु गुप्ता। अपने दर्शकों को हम बताना चाह रहे हैं कि आज केजरीवाल को जो बड़ी जीत मिली वो किस तरह मिली।
दिल्ली हाईकोर्ट में आज फिर एक याचिका दायर की गई जिसमें ये मांग की गई थी कि अरविंद केजरीवाल को सीएम पद से हटाया जाए क्योंकि वो जेल में हैं और वो जेल से काम नहीं कर सकते। इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा, इनकी खंडपीठ ने यह कहा ये केजरीवाल का निजी फैसला होगा कि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है या नहीं। यानी कोर्ट ने इस बात को केजरीवाल पर छोड़ दिया कि आप चाहे तो इस्तीफा दें, आप चाहे तो बने रहें पद पर। ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी जीत है। और आपको याद दिला दें कि 28 मार्च को सुरजीत सिंह यादव ने भी ऐसी ही एक पीआईएल यानी जनहित याचिका दायर की थी और जिसे हाईकोर्ट ने इन्हीं आधार पर खारिज कर दिया था कि ये हमारा काम नहीं है, हम ये नहीं तय कर सकते कि कौन सीएम पद पर बने रहे या नहीं बना रहे, ये तय करना एलजी का काम है। और आज जो अदालत ने ये भी कहा कि कई बार व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखना चाहिए, तो इस बात का भी अपने तरीके से आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बात किस लिए कही गई, किस संदर्भ में कही गई। अब इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। कोई ये कह रहा है कि ये केजरीवाल को नसीहत है, लेकिन दूसरी ओर ये बात बीजेपी के लिए भी नसीहत हो सकती है कि आप इस समय एक राष्ट्रीय हित के बारे में सोचें कि जिस मुख्यमंत्री को निर्वाचित किया है इस देश की दिल्ली की 2 करोड़ जनता ने, आप उसे किस तरह जेल में भी रहकर आप ये मना कर रहे हैं कि वो सीएम ना बना रहे, ये गलत बात है। ये भी इसका एक इंटरप्रिटेशन हो सकता है। बहरहाल कोर्ट की कार्रवाइयां अपनी ओर चलती रहेंगी, लेकिन आज एक और बड़ा फैसला आने की उम्मीद है दिल्ली हाईकोर्ट से, जहां कल दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की एक और याचिका पर 3 घंटे तक सुनवाई की थी, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने ये बात उठाई थी कि क्यों केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, उनका दोष क्या है, मनी ट्रेल कहाँ है। अमलेंदु जी, कल ईडी ने इस पर कोई क्या जवाब दिए, इसके कुछ कुछ खुलासे अब हो रहे हैं, लेकिन बात हो रही है सबूतों की, जिसके बारे में ये कहा गया कि आयकर विभाग के कुछ कुछ सबूत हैं। बात ये भी थी कि ईडी शायद उसको अरविंद केजरीवाल का एप्पल फोन है जो आईफोन, वो उसको खोल नहीं पा रही है, उनसे पासवर्ड मांग रही है। और उसने एप्पल से भी ये खबर थी कि संपर्क किया था कि आप इसे खोल के दीजिए, तो एप्पल ने भी इससे इनकार कर दिया क्योंकि ये निजता का हनन है। तो आखिर इस मामले को कहां तक ले जाया जाएगा, क्योंकि देश दुनिया में अब इस पर चर्चा हो रही है। दिल्ली में पूरे मीडिया की निगाहें रहती है, पूरे दुनिया के मीडिया की निगाहें रहती हैं। अमेरिका, जर्मनी और यूनाइटेड नेशंस के बाद बहुत सारे मामले अब इस तरह से हो रहे हैं दिल्ली में, जिस पर और भी देश आवाज उठा सकते हैं। और आप कहां तक लोगों को दूसरे देशों को आप बिल्कुल ये सलाह दीजिए, ये नसीहत दीजिए कि आप हमारे आंतरिक मामलों में दखल ना करें, लेकिन जहां इस तरह लोकतंत्र पर हमला होता दिखेगा, तो क्या दुनिया के जो वाकई लोकतांत्रिक देश हैं वो चुप बैठेंगे? अमरेंदु जी, क्या किसी न किसी तरह से टिप्पणियां नहीं की जाएंगी? इसी संदर्भ में एक और बात याद दिलाना चाहती हूँ। श्रीलंका के जो बहुत सारे अखबार हैं, कल क्या उनका जो संपादकीय था वो कच्छतीगु द्वीप को लेकर था, और जिसमें उस द्वीप पर जो अभी पीएम मोदी ने टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये इंदिरा गांधी ने गलत किया और हमारी जमीन दे दी, और इसे एक मुद्दा बनाया। उन्होंने मेरठ की रैली में तमिलनाडु का मुद्दा उठाया और उसको, इस मामले को अब आगे बढ़ाया जा रहा था। तो उस पर अब श्रीलंका के, हालांकि सरकार ने अभी तक, श्रीलंका सरकार की ओर से कोई बयान नहीं आया, लेकिन वहां के मीडिया ने इस बात को बहुत प्रमुखता से उठाया और इसमें साफ साफ मोदी की आलोचना की कि तमिलनाडु में चुनाव है, यानी लोकसभा चुनाव है, और तमिलनाडु में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए अब इस मामले को उठाया जा रहा है। तो आप दुनिया की आवाज को रोक नहीं सकते। अमरिंदर जी, अब इस मामले में जो अरविंद केजरीवाल का जो मामला है, इस मामले में भी दुनिया भर की निगाहें बनी हुई हैं। क्या लगता है, इससे केवल मोदी की साख पर असर पड़ेगा या इससे भारत की लोकतांत्रिक छवि भी कहीं ना कहीं, उस पर भी कोई चोट लगेगी? देखिए समिता जी, एक तो मोदी की अपनी कोई साख नहीं है, पहली बात तो ये है। मोदी की अपनी कोई साख नहीं है। मोदी की जो भी साख है वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे साख है, वरना इन्हीं मोदी का वीजा जो था वो अमेरिका ने देने से मना कर दिया था जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अगर इनकी कोई साख थी तो जाते गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए अमेरिका में घुस जाते, नहीं घुस पाए। तो आज भी मुझे लगता है कि अगर कल मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहते तो फिर इनका वीजा जो अमेरिका नहीं देगा इनको वीजा, तो ये स्थितियां पैदा हो सकती है। तो जो भी स्थिति है वो भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में भारत की छवि को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है। अभी हम लोगों ने कल भी बात की थी कि अभी जो सूची जारी हुई है कि भारत के जो प्रभावशाली देश हैं उनमें भारत पहले से लेकर 10वें नंबर तक भारत शामिल नहीं है, जबकि प्रधानमंत्री बताते हैं कि वो विश्वगुरु बन चुके हैं। तो भारत 12वें नंबर पर पहुंच गया, और ये 70 सालों में पहली बार है कि भारत जो है प्रभावशाली देशों की 1 to 10 जो सूची है, टॉप 10 की सूची से भारत बाहर हो गया है। तो ये 70 सालों में पहली बार हुआ। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री होते हुए रहा, तो उनकी कोई छवि नहीं है। निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली और भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो कार्यशैली है, वो भारत के लोकतंत्र की छवि को बुरी तरीके से धूमिल कर रही है। मुझे लगता है समिता जी की ये शायद पहली बार हो रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप एक तरीके से कर रहा है और उसको बयान जारी करने पड़ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है कि हम जो है भारत के अंदर जो गतिविधियां चल रही हैं और जो न्यायिक गतिविधियां, मतलब न्यायिक गतिविधियों तक के ऊपर भारत जो है वो टिप्पणी कर रहा है कि हम इस पर नजर बनाए हुए हैं। इसी तरीके से जर्मनी करता है। यूरोपीय संसद जो है वो मणिपुर को लेकर के भारत के खिलाफ प्रस्ताव पारित करती है, जबकि प्रधानमंत्री उस समय जो ऑस्ट्रेलिया में होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वहां भारत के खिलाफ यानी प्रधानमंत्री के खिलाफ वहां जब जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन होते हैं। तो ये सारी चीजें जिस तरीके से निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत की छवि को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा है और इसकी भरपाई तभी हो सकती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना रहे और भारत अपने पुराने रास्ते पर लौटे। अब ये जनता के ऊपर है समिता जी कि वो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लेकर के आती है, लेकर के नहीं आती है, क्योंकि अगर इस देश की जनता भारत की उस छवि को प्यार करती है जो विदेशों में पहले थी, अगर भारत की जनता ये चाहती है कि देश वास्तव में विश्वगुरु बने और वास्तव में प्रभावशाली देशों की 1 to 10 जो सूची है, टॉप 10 सूची है, उसमें अगर भारत शामिल हो तो भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना होगा। अब ये देश की जनता के ऊपर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ये जनता ही तय कर सकती है। और सबसे बड़ी बात समिता जी ये है कि जनता को ये तय करना है कि उसका वोट जहां जा रहा है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, और वो जिस वोट को देने जा रही है उसके आने वाले दिनों में क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, ये उसको तय करना है। तो कुल मिलाकर के जो चीजें सब सामने आ रही है उससे ये समझा जा सकता है कि भारत की छवि को और भारत के लोकतंत्र की छवि को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है वो भारत की छवि को, भारत के लोकतंत्र की छवि को जबरदस्त तरीके से नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल अमलेंदु जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरह का काम किया है 10 सालों में, उसका अगर असर केवल जनता पर नहीं पड़ा है कि केवल उसके रोजगार नहीं छीने गए हैं या वो गरीब नहीं होती गई है, देश के उद्योग धंधे ठप नहीं हुए, बल्कि बहुत सारी चीजें जो हैं इन 10 सालों में कमजोर हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी चिंता यही है कि अगर हमारी संवैधानिक संस्थाएं अगर कमजोर पड़ जाएंगी तो फिर इस देश के लोकतंत्र को हम किस तरह से संभालेंगे। क्योंकि बात अगर हम कर रहे हैं कि अब चुनाव शुरू होने वाले हैं, महज 15 दिन रह गए हैं। आज 4 अप्रैल है और 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। और इस समय चुनाव आयोग पर जिसने आज भी एक ये बयान दिया है कि हम बिल्कुल ऐसा चुनाव कराना चाहते हैं जो बेदाग रहे, लेकिन ये बेदाग कैसे रहेगा ये भी इस समय एक बड़ी चुनौती है। क्योंकि यहाँ केवल एक मामले नहीं है, इन सारे मामलों को इस समय देश में जितनी चीजें चल रही हैं अमरेंदु जी, उन सबको जोड़कर देखने की जरूरत है। एक मामला है ईडी का, जिस पर ये बात चल रही है कि किस तरह वो विपक्षी नेताओं पर लगातार दबिश देती आ रही है। 2014 से लेकर अभी तक 121 विपक्ष के नेता हैं, उन पर ये कार्रवाई हुई है। और कल की एक रिपोर्ट थी कि 25 नेता विपक्ष के ऐसे हैं जो बीजेपी में शामिल हो गए, जिनमें से 23 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और उनके 25 नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की और 23 पर मामले खत्म हो गए। ये एक मामला है ईडी पर। दूसरा मामला ये है कि उसने उन कंपनियों को धमकाया है जिनसे इलेक्टोरल बॉन्ड किसी न किसी तरह से बीजेपी को मिले। और इस जो दिल्ली शराब घोटाले की बात हम कर रहे हैं, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट के अंदर खड़े होकर जज के सामने ये बता दिया कि ये पैसा बीजेपी के पास है। शरद रेड्डी जिन्होंने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड में करोड़ों रुपए दिए, वही शरद रेड्डी एक समय में ईडी की निगाह में शराब माफिया के वो शराब सरगना थे शराब घोटाले के, और उन्हीं शरद रेड्डी को बाद में जमानत मिल जाती है, वो सरकारी गवाह बन जाते हैं और फिर वो पैसा और फिर अरविंद केजरीवाल जेल पहुंच जाते हैं। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला कहीं ना कहीं ईडी से जुड़ता दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग इस समय जिस तरह से काम कर रहा है, क्योंकि फिर यहाँ बात हो रही है ईवीएम की। इस समय ई की एक लाइन सी लगी हुई है, ये इलेक्शन को लेकर हम देखें तो ईडी, ईवीएम, ईसी, ये सब जो है ये सब एक दूसरे से बहुत सारे ई हैं इस समय, जिन पर वो है इन्वर्टेड कॉमर्स में कहना चाहिए, जिन पर निगाहें हैं। तो इस समय ईवीएम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी है, जिस पर अगले हफ्ते सुनवाई होनी है। वीवीपैट का पूरा मिलान हो, ये कहा जा रहा है कि वीवीपैट से जो पर्ची निकले और ईवीएम में जो बटन दबाई जाए उसका पूरा मिलान हो। अमरेंदु जी, क्या अगर इस पर कोई बड़ा फैसला आता है, क्योंकि बात ये भी हुई थी भाई आप कोर्ट में ये कहा गया था कि एडीआर ने कहा था कि आप इस पे जल्दी सुनवाई कीजिए, क्योंकि चुनाव होने के बाद अगर ये इस पर कोई फैसला आएगा तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। अमरेंदु जी, आपको क्या लगता है, क्या इस समय सुप्रीम कोर्ट
कोई ऐसा बड़ा कदम उठा सकता है? हालाँकि मामला कोर्ट के अधीन है तो हम इस पर बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन एक अनुमान की हम बात कर रहे हैं। क्या इससे कहीं न कहीं जनता के बीच भी ये संदेश जाएगा? क्या जनता इसमें जागरूक होगी कि हाँ, मेरा वोट किसको पड़ा है और वो मुझे जानने का हक है? क्या जनता इस बारे में कहीं किसी तरह का कोई आंदोलन खड़ा होना या कोई जागरूकता फैलेगी इसमें? अमलेंदु। देखिए समिता जी, हालांकि बहुत सी ईवीएम को लेकर के जो पीआईएल थी या याचिकाएं थी वो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उनके आधार दूसरे थे जिनके आधार पर वो याचिकाएं खारिज होंगी। उनका आधार ये था कि ईवीएम के बदले बैलेट से चुनाव कराया जाए या ईवीएम में हेराफेरी हो सकती है, इसकी जांच कराई जाए, इस तरीके के आरोप। अब जो याचिका दायर हुई है जिसपे सुनवाई करना है सुप्रीम कोर्ट को, वो याचिका ये है कि आप जो वीवीपैट की पर्ची निकलती है, एक तो वो आदमी के हाथ में दी जाए, मतदाता के हाथ में दी जाए, वो देखे कि उसकी पर्ची निकली है, उसके हाथ में आए और फिर जाकर के वो बैलेट उसमें बॉक्स में डाले और 100% वीवीपैट की पर्ची की गिनती हो। अब देखिए, जो बैलेट से चुनाव होता था समिता जी, उसमें दिक्कत जो होती थी, जिसका तर्क दे सकता है चुनाव आयोग, और जो पहले भी आया है, इसमें समय लगता है, इसमें जो है वो देखना पड़ता है। ये जो पर्ची वीवीपैट की निकलेगी, इसमें कोई इस तरीके की चीज होगी नहीं कि आपको ज्यादा समय लगेगा। क्यों कि मान लीजिए अगर 10 उम्मीदवार खड़े हुए हैं और 10 उम्मीदवारों की पर्चियां निकलती, पर्ची में दिखा होगा ना कि ये कांग्रेस की, ये सपा की, बसपा की, एकदम रखते जाओ, कांग्रेस की, सपा की, बसपा की और आम आदमी पार्टी की जैसे निकलती जा रही, एकदम रखते जाओ। फिर सारी एक उसकी उठा करके दिखा दो भाई, ये पर्चियां उठा करके एक काउंटिंग मशीन लगाओ और उसमें गिनती हो जाएगी। मुश्किल से 2 घंटे में सारी वीवीपैट की पर्ची की गिनती हो सकती है। अब ये जो समय वाला जो आधार है चुनाव आयोग का, इसका बहुत समय लगता है, ये मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के खारिज हो जाएगा। दूसरा, ये एक बहुत वैलिड तर्क जो है, महत्वपूर्ण तर्क ये दिया गया है कि भाई जब आपने कई हजार करोड़ रुपया खर्च करके आपने 24 लाख मशीनें खरीदी हैं और आप उनको इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो जब आप उनका इस्तेमाल कर रहे हैं तो सारी गिनती क्यों नहीं आप कराना चाहते हैं? क्या कारण है आखिर? दूसरी बात यह समिता जी, जब आयुक्त की नियुक्तियों को लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना आदेश दिया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए। चुनाव आयोग जो है उसके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, यानी ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी भी है। तो अगर कोई संदेह चुनाव आयोग को लेकर के या मशीनों को लेकर के या किसी प्रक्रिया को लेकर के है, तो ये संदेह दूर करना भी चुनाव आयोग का एक दायित्व बनता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस लोकतंत्र की जो एक तरीके से कहा जाए वो स्तंभ है, वो यही है कि जनता का चुनावी प्रक्रिया जो है उसमें भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा लगातार गिरता जा रहा है, ये भरोसा लगातार खत्म होता जा रहा है। मशीनों को लेकर के जिस तरीके से संदेह लोगों के मन में पैदा होते जा रहे हैं, उससे भारतीय जनता पार्टी अगर ईमानदारी से जीत करके भी आती है, तब भी जनता के मन में संदेह रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से नहीं जीती है, बेईमानी से मशीनों के जरिए जीत करके आई है। ये एक आम धारणा बन चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग दोनों की ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जीत करके आ रही है और उसका इतना जनाधार है, तो उसको कह देना चाहिए भाई किसी भी तरीके से आप वोटिंग करा लीजिए, आप किसी भी तरीके से काउंटिंग करा लीजिए, हम हर तरीके से तैयार हैं। हालांकि जो मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनका पहले बयान आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश देगा तो वो बैलेट पेपर से भी चुनाव कराने के लिए तैयार है। तो अब जाकर के उनको बात ये रखनी है कि वो अगर ये है काउंटिंग ही, तो काउंटिंग कराना क्यों नहीं चाहते हैं, और अगर वो ये बात कह चुके हैं कि हम कराने के तैयार हैं और चुनाव आयोग की तैयारी है, अगर दे देगा कोई आदेश तो जो हो सकता है। मेरा सोचना ये सर मित्रा जी कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम इसको ठीक है 2 हफ्ते में सुनते हैं, और सुप्रीम कोर्ट अगर इसको सुनता है तो देश के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और जो नारे अभी तक लगाते रहते हैं कि इतने पार उतने पार, वो सब जो है मुझे लगता है 100 सीटों के लिए संघर्ष करते हुए नजर आएंगे, अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके की कोई आदेश दे देता है कि 100% वीवीपैट मशीनों से पर्ची निकलेगी, उसकी गिनती हो, मतदाता के हाथ में वो पहले पर्ची दी जाए, वो देखे कि उसने वोट डाला था वो सही निकला है कि नहीं निकला है। जी सर। बिल्कुल अमलेंदु जी, इस समय भारत में 18वीं लोकसभा के आम चुनाव के घड़ी आ चुकी है। अगले 15 दिनों में मतदान शुरू होने वाले हैं, और इस समय देश में बहुत तरह तरह की सियासी हलचल मची हुई है, क्योंकि चुनाव का वक्त है। तो अभी तक ये होता है कि कोई नेता इधर से उधर जा रहे हैं, तो ये पार्टी कमजोर हुई, फलाना पार्टी मजबूत हुई, इस तरह की चर्चाएं चलती रहती हैं, और ये चर्चाएं चलती रहेंगी जब तक लोकतंत्र कायम रहेगा, तब तक ये चर्चाएं चलती रहेंगी।
क्योंकि राजनीतिक दलों की अपनी-अपनी विचारधारा होती है, हर व्यक्ति के अपने अधिकार होते हैं, विचार होते हैं कि वो किस दल को सपोर्ट करे या ना करे। लेकिन यहाँ सबसे अहम सवाल ये है कि आप लोकतंत्र के हिमायती हैं या नहीं? आप लोकतंत्र को कितना सपोर्ट करते हैं और किस तरह आप उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जो लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं और उन मूल्यों को आप बनाकर रखना चाहते हैं, जिन मूल्यों के कारण आज भारत उस मकाम पर पहुंचा है जहां पूरी दुनिया में उसकी एक अलग इज्जत बनी हुई है। तो इस समय मोदी के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि वो भारत की उस इज्जत को बनाए रखें। हालांकि उस पे बहुत सारे दाग तभी लग गए जब दूसरे दलों ने, दूसरे देशों ने हमारे देश की आंतरिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। अब आप उन देशों को आप नसीहत दे सकते हैं, उनके राजदूतों को बुलाकर आप तलब कर सकते हैं कि आप वो पूछ सकते हैं कि आपने ऐसा बयान क्यों दिया। लेकिन सबसे पहली बात यही है कि आपने ऐसा माहौल ही क्यों बनने दिया कि दूसरा आपकी कमी दिखाए और उस पर सवाल उठाए। तो यहाँ एक बड़ा सवाल इस समय निष्पक्ष चुनाव होने का है और पूरी दुनिया को ये दिखाने का है कि भारत में अभी भी लोकतंत्र कायम है, बचा हुआ है और मजबूती से खड़ा हुआ है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है और इस समय अरविंद केजरीवाल की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और उस गिरफ्तारी को जो चुनौतियां दी जा रही हैं तरह तरह से, एक चुनौती तो खुद अरविंद केजरीवाल ने दी है कि आपने मुझे गलत तरीके से गिरफ्तार किया, मेरी गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आना है। जी, सरमित्रा जी का हम लोगों से संपर्क टूट गया है, तो कुल मिला के हम लोग बात अभी यही कर रहे हैं कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की हाईकोर्ट से एक बड़ी जीत हुई है, देश के सामने इस समय क्या क्या समस्याएं हैं और किस तरीके से ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं और किस तरीके से एक तरीके से कहा जाए कि संघर्ष जो है वो भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में बढ़ता चला जा रहा है। कुल मिलाकर के हम इसी पे अभी तक चर्चा कर रहे हैं और हमने अभी तक ये चर्चा की कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से परेशान करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के ऊपर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है, उसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है, अदालतों के अंदर जो कार्रवाई चल रही है उन कार्रवाई का क्या अर्थ है और किस तरीके से ये कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये भी हम जो है वो देखने की एक तरीके से इस पर कोशिश कर रहे हैं और हमने इसकी एक कहा जाए समीक्षा करने की कोशिश की है कि इस अदालती कार्रवाई के पीछे कितना भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है और कितना ये राजनीतिक मामला है। कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से समाज के अंदर और जिस तरीके से देश के अंदर मामले सब चल रहे हैं और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं, उससे ये अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल का मामला पूरी तरीके से राजनीतिक मामला है और ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों से भी समझा जा सकता है। खुद अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने कल हाईकोर्ट में जिस तरीके से अपनी दलीलें रखी और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ हम मेरे मुवक्किल को यानी अरविंद केजरीवाल को बेइज्जत करने के लिए आपने गिरफ्तारी की है, उससे अच्छे तरीके से समझा जा सकता है कि ये पूरा मामला राजनीतिक है और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति यही रही कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय अरविंद केजरीवाल को सलाखों के पीछे रख सके और अरविंद केजरीवाल प्रचार न करने पाए। हालांकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह को जमानत दी और ईडी से ये कहा कि अगर आपके पास कोई सबूत है तो आप वो सबूत लेकर के आइए जिस आधार पे आप इस केस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वरना हम जो है इसकी मेरिट के आधार पे अपना आदेश देंगे। तभी ईडी जो थी वो तुरंत बाहर जाते हैं और फिर लंच के बाद जब लौट करके आते हैं तो ईडी कहती है कि हम जो इनको कंसेशन देना चाहते हैं और वो कंसेशन दे दिया जाता है। सवाल यही है कि अगर जो सुप्रीम हाईकोर्ट ने में जो बहस हुई है उस पर अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के जिस तरीके से अपना ऑर्डर रिजर्व किया है, जब ये ऑर्डर आता है तब देखना होगा कि ये ऑर्डर किस तरीके से आता है और माननीय उच्च न्यायालय ने किन किन बिंदुओं पे विचार करते हुए अपना आदेश दिया है। सरमित्रा जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, मैं उनको एक कार्यक्रम फिर सुनता हूँ। जी सरमित्रा जी। जी अमरिंदु जी, ये सब आज चर्चा हम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल के को जो आज बड़ी राहत मिली है हाईकोर्ट से और उस पर हमने तमाम मसलों पर चर्चा की और ईडी चुनाव आयोग सब पर हमने चर्चा की और अब हम सबके सामने एक बड़ा सवाल अब ये बना हुआ है, इस मामले पर सबकी निगाह बनी हुई है कि आज हाईकोर्ट से क्या अरविंद केजरीवाल को कोई दूसरी बड़ी राहत मिलती है और इसके साथ ही निगाह इस बात पर भी बनी हुई है कि आने वाले दिनों में वीवीपैट को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। कई सारे सवाल हैं, इन सवालों पर ये सवाल अभी चलते रहेंगे। इस तरह की सियासी हलचल इस समय 4 जून तक इसी तरह बनी रहेगी और हम लगातार आपसे इसी तरह खरी खरी चर्चा करते रहेंगे। आज के इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।